कोई नहीं, तो बच्चा लोग पहले हम आपको बता रहे हैं सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला में सबसे पहले हम आपको एक फ्लैजिला और सीलिया का डायग्राम दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हो है फ्लैजिला, ठीक है। फ्लैजिला को जब आप डिटेल में देखते हैं, देखो ये फ्लैजिला का फिलामेंट है, ये फ्लैजिला का फिलामेंट है। और उस फिलामेंट को जब हम लोग अल्ट्रा स्ट्रक्चर देख रहे हैं जूम इन करके, देखो अभी जूम इन करते हैं, ये देखो जूम इन हो रहा है, ये देखो जूम इन किए तो सबसे पहले हमको दिखा यहाँ पे दो दो के डबलेट में, दो दो का डबलेट, वहां ट्रिपलेट था क्योंकि तीन तीन का कॉम्बिनेशन था, यहाँ दो दो का कॉम्बिनेशन देख रहे हो, इसको बोले डबलेट। यहाँ कितने डबलेट्स हैं, तो 9। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस वाले से देखो, ऐसे स्टार्ट किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाला तो काउंट कर लिया था, तो टोटल कितना है 9, और बीच में कितना है 2। इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट। याद करो पिछले वाले में 0 बोले थे बीच में, याद आ रहा है। सेंट्रियोल का अरेंजमेंट जरा देखो कैसा लिखे थे, 9+0 बोले थे। कॉपी देखो, सेंट्रियोल का कॉपी देखो, नोट्स देखो, वहां 9+0 बोले थे नहीं बोले थे? यस सर, लास्ट में बोले थे। वो 9+0 अरेंजमेंट था क्योंकि चारों तरफ 9 तो था बट बीच में कुछ नहीं था। यहाँ चारों तरफ 9 तो है बट बीच में भी 2 है, तो यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा, 9+2 अरेंजमेंट। वहां पे तीन तीन का ट्रिपलेट था तो नाम था ए बी सी, यहाँ दो दो का डबलेट है तो नाम है ए और बी। ए और बी को जोड़ने वाला ये ग्रीन कलर वाला प्रोटीन, देखो वापस से देखो, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। ये वापस से देखो, ये ग्रीन कलर वाला पार्ट, इसका नाम है ए बी लिंकर। वहां सी ए या ए सी लिंकर था क्योंकि सी और ए को जोड़ रहा था, यहाँ ए और बी को जोड़ रहा है, इसका नाम क्या है, ए बी लिंकर। अच्छा, छोटे वाले पे जिसका नाम होगा ए, बड़े वाले को बोलते हैं बी, छोटे वाले को बोलते हैं ए। तो जो छोटा वाला सर्किल है उसके ऊपर देखो कुछ इलोंगेशन है, देख रहे हो हर जगह। ये जो इलोंगेशन है ये डायनीन प्रोटीन का है। किसका इलोंगेशन है, डायनीन प्रोटीन का। और बीच में जो कोर है उस कोर का नाम क्या है, एक्सोनिम। उस कोर का नाम क्या है, एक्सोनिम। आई गेस अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत इतना दूर समझने में? सर ये डायनीन प्रोटीन सर किस टाइप का प्रोटीन? किस टाइप का प्रोटीन है का मतलब जैसे सब अलग अलग तरीके का प्रोटीन रहता है ना सर, मतलब ये भी प्रोटीन, मतलब कि ये सब प्रोटीन का नाम है, तुम बस नाम याद रखो, ठीक है, ये नाम है प्रोटीन का। चलिए इसके बारे में दो तीन शब्द लिखिए। पहला पॉइंट, हेयर लाइक आउटग्रोथ। हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। किसका आउटग्रोथ है, सेल मेम्ब्रेन का। इसके कोर को क्या बोले थे, अभी बताए थे, इसका कोर का नाम क्या है, एक्सोनिम। क्या बोले थे, एक्सोनिम। चलिए अगला पॉइंट, इट हैज या इट कंसिस्ट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको हम समझाए भी। इट कंसिस्ट ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट। मतलब समझ रहे हैं किसका बात कर रहे हैं, डबलेट भी बोल रहे हैं और 9 भी बोल रहे हैं, तो खुद समझ में आ रहा होगा कि जो यहाँ पे दो दो का कॉम्बिनेशन था हम उसका बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना सबको, कोई दिक्कत तो बोलो। साजन, यासीन, विभूति, अंजलि, नो सर। फरहान, कोई दिक्कत नहीं? नहीं समझ गया। हाँ ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल, इट कंसिस्ट ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल doublets arranged in a circle, microtubule doublets arranged in a circle around two central tubule। इसका भी मतलब समझ गया, टू सेंट्रल टिब्यूल के अराउंड, बीच में 2 था, याद आ रहा है, 9 चारों तरफ था और बीच में 2 था, ठीक। इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड 9+2 पैटर्न ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल।
दिस इज कॉल्ड 9+2 पैटर्न ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, ए और बी हम आपको समझा चुके। छोटे वाले को ए बोलते हैं, बड़े वाले को क्या बोलते हैं? बी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। एक को बोले, इसको बोले अगर ए, तो इसको बोलेंगे बी। ध्यान देने वाला बात यह है कि ए से दो ऐसा ऐसा प्रोटीन निकलता है, ए से निकलता है, याद रखना। किससे निकल रहा है? ए से निकल रहा है। तो अगला पॉइंट लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम ए सब फाइब्रिल्स टू आर्म्स राइज। ये वाले से, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ए वाले से दो निकलता है। ठीक है, एनसीईआरटी में इतना कुछ दिया हुआ है, आई डाउट कि एनसीईआरटी भी दिया होगा। डायग्राम में सर कुछ उतना नहीं दिया हुआ है, मतलब अलग नाम दिया हुआ है पूरा। रुको जरा हम एनसीईआरटी भी देखें, एनसीईआरटी बड़ा दिन हो गया। पेज 137 में है सर। कितने में? 137। 37, हम 37 खोल के बैठे हुए थे। 37, हाँ दिख तो रहा है, रेडियल स्पोक दिख रहा है। अरे बहुत अच्छा दिया हुआ यार। तो ये तो पूरा डायग्राम, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल बना के दिखाया है, इंटर डबलेट ब्रिज सब बताया है, तो डिटेल बताया। तो चलो फिर, अब क्या दिक्कत है? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इमर्जेस फ्रॉम centriole like a structure called basal body, emerges from centriole like structure called basal body। ठीक है, नेक्स्ट एक टर्म आया है सेंट्रल ट्यूब्यूल्स। सेंट्रल ट्यूब्यूल्स, ये क्या होता है और क्या करता है, इसके बारे में थोड़ा सा दो शब्द जान लेते हैं। देखिए, दे आर connected by bridge, they are connected they are connected by bridge and are enclosed by central sheath। प्लीज सर। लिख दे रहा हूं, रुको। connected by bridge and are enclosed by central sheath। जरा सेंट्रल ट्यूब्यूल हम लोग देख ले, तो आई गेस तुमको एनसीईआरटी में तो सेंट्रल ट्यूब्यूल साफ साफ दिख रहा होगा। पेज नंबर 137 में देख लो, सेंट्रल ट्यूब्यूल दिख रहा होगा बीच में। और वो देखो, सेंट्रल ट्यूब्यूल रेड वाले सेंट्रल शीथ से कवर्ड है, दिख रहा हो? एनसीईआरटी पेज नंबर 137। मिला? तो माइक्रो ट्यूब ट्यूब को बचाने के लिए सर वो रेड सेल थे क्या? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल को कवर कर रहा होता है सेंट्रल शीथ रेड वाला। पूरा कहाँ कवर है सर? पूरा कवर नहीं, बट मैक्सिमम पार्ट कवर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, पेरिफेरल माइक्रो, तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं है फरहान, कुछ गा रहे थे क्या? नो सर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स peripheral microtubules
are connected by interdoublet bridge. Peripheral microtubule are connected by interdoublet bridge. ये याद रखिएगा। इंटर डबलेट ब्रिज आपको समझाने के लिए हम एक और नाम दे सकते हैं इस इंटर डबलेट ब्रिज का। इसको भी हम एक नाम दिए, एबी लिंकर, ऑल्सो कॉल्ड एबी लिंकर। आई गेस एबी लिंकर अब आपके लिए नया टर्म नहीं होना चाहिए, नहीं है ना? नो सर। ठीक। अभी भी कोई दिक्कत तो बताइए इसमें। अब हम लोग एंट्री करेंगे न्यूक्लियस में। अच्छा, आज सर इतना कम लोग आया कि हमको ज्यादा पढ़ाने का मन ही नहीं कर रहा, लग रहा है कि छूट जाएगा उन लोगों का। बड़ा इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियस, एक क्वेश्चन तो होता ही। बोलो, वैसे बोलो, क्या बोल रहे हो? सर ए से वो निकला हुआ था, उसका नाम क्या दिया था सर? ए से जो निकला हुआ था उसको हम लोग बोलते थे फिब्रिल, सब फाइब्रिल्स बोलते हैं। सब फाइब्रिल, फ्रॉम द ए सब फाइब्रिल टू आर्म सराइज। डायनीन प्रोटीन का बना होता है। एबी लिंकर जो होता है वो नेक्सिन प्रोटीन का बना होता है। बट यही है कि इतना डिटेल्ड का जरूरत नहीं है। और ये जो सर सेंट्रल शीप करके जो है, सेंट्रल सीथ, हाँ, वो प्रोटीन नहीं, एक तरह से मेम्ब्रेन टाइप का होता है। ठीक है। क्या उन लोग का छुड़वाएं या आज छोड़ दें? बोलो, तुम ही लोग बोलो, थोड़ा दया आ रहा है, इतना इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियस। छोड़ दिए सर न्यूक्लियस है। आपका इच्छा सर, बदला या वसूली। नहीं, आज इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आज बदला ले लिए सब डूबेगा अच्छे से, इसलिए दया आ रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा समझा देते हैं, आज भी तुम लोग आ गए हो तो। ठीक है। न्यूक्लियस इमेज। न्यूक्लियस लास्ट है ना सर? हाँ, हम लोग लास्ट में पहुंच चुके हैं। पॉलीसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। वो क्रोमोसोम न्यूक्लियस के बाद होगा। न्यूक्लियस का ही है सर ये। ये देखो, ये है हमारा न्यूक्लियस। है तो बहुत सिंपल न्यूक्लियस, इतना सिंपल न्यूक्लियस नहीं होता है हमारा। जो पृथ्वी बना दी। अच्छा डायग्राम देखें न्यूक्लियस का। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ये जानते हो क्या है? ये तुमको हम पढ़ाएंगे, वैसे इतना डिटेल नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना है। खोपड़ी है क्या सर? किसी को देखे हो गर्दन में लगाता है वो लोग बेल्ट ऐसा, यस सर, ताकि गर्दन झुके नहीं। हाँ, डिस्क। तो जानते हो यहाँ पे जो हमारा गर्दन होता है ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है, पता है? यस सर। हाँ, तो स्पाइनल कॉर्ड से जब जुड़ा होता है ना, तो वहां पे दो वर्टिब्री का नाम याद रखें। पहला वर्टिब्री का नाम है एटलस। हम लोग जो यस बोलते हैं ना, यस, ऐसे जो सिर घुमा पाते हैं, यस के लिए सिंबल यही है ना। तो ये जो मूवमेंट होता है, ये जो मूवमेंट होता है ऐसा वाला, ये मूवमेंट यहाँ पे एक वर्टिब्री की वजह से होता है, उसका नाम है एटलस। और हमारे सिर का एक और बड़ा क्लासिक मूवमेंट है ऐसा, नो, ऐसा घूमते हैं ना, ऐसे ऐसे, दिस मूवमेंट इज नो। और ये जो होता है ये सेकंड वर्टिब्री के ज्वाइनिंग की वजह से होता है, इसका नाम है एक्सिस। तो एटलस को हम लोग बोलते हैं यस बोन, एक्सिस को बोलते हैं नो बोन। ठीक है। ये जो डायग्राम तुमको दिख रहा है ना, ये वाला, ये हमारे वर्टिब्रीज हैं। ये हमारे वर्टिब्री। देखो कंप्रेशन हुआ, ये जब दब गया ना, तो देखो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है, जब ये थोड़ा टेढ़ा होता तो देखो ये दब रहा है, कंप्रेशन लिखा, कंप्रेशन। अब अगर कंप्रेशन होगा तो तुम सोचो, तुम्हारा ब्रेन इतना सॉफ्ट है, टेंथ में भी बताए थे कि एक बाल डालोगे तो इस पार से उस पार हो जाएगा, बताए थे ना? यस सर, वो बताया। अब सोचो कि एक उसी तरह का स्पाइनल कॉर्ड भी बहुत ही सॉफ्ट है। अब उस सॉफ्ट पे तुम्हारा पूरा पूरा प्रेशर पड़ेगा सिर का, तो हल्का भी प्रेशर पड़ गया तो सोच रहे हो उसका क्या होगा? समझ रहे हो कितना प्रॉब्लम होना है? कचूमर निकल जाएगा स्पाइनल कॉर्ड का। और स्पाइनल कॉर्ड का जरा भी कचूमर निकला तो तुम ठीक रहोगे? मेरा भी कचूमर निकल जाएगा। तुम्हारा कचम्बर बन जाएगा, कचम्बर छोड़ो। अरे खत्म, टाटा बाय बाय।
कोमा में कहाँ का? ये डायग्राम थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा समझो इसको बस। देखो ये है तुम्हारा न्यूक्लियस का कवरिंग, उसके अंदर देखो इस तरह से ओपन होता है तुम्हारा DNA। क्रोमोसोम, सॉरी डीएनए। पता है जब सेल साइकिल होना होता है ना, जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, तब ये न्यूक्लियर इन्वेलप पूरा पूरा डिसॉल्व कर जाता है, और ये जो डीएनए है ना, ये कंडेंस करके क्रोमोसोम के फॉर्म में आता है। मतलब तुम्हारे अगर सेल को हम अभी चेक करेंगे, तो अगर वो सेल डिवाइड कर रहा होगा तब तो उसमें क्रोमोसोम दिखेगा, और अगर वो डिवाइड नहीं कर रहा होगा तो क्या दिखेगा, बताओ? कुछ समझे नहीं। डीएनए। डीएनए दिखेगा। अच्छा ये देखो यहाँ पे पोर्स दिख रहा है, छेद, यस सर। Yes, sir। ये न्यूक्लियर पोर्स है, इसी के थ्रू डीएनए का इंफॉर्मेशन साइटोप्लाज्म में आ पाता है, इसी के थ्रू डीएनए का इंफॉर्मेशन साइटोप्लाज्म में आता है, नहीं तो नहीं आ पाएगा। ये देखो तुम्हारा ये न्यूक्लियस है, अगर तुम इस न्यूक्लियस को और क्लोजली देखना चाहोगे, और थोड़ा भी क्लोजली देखोगे, तुमको साफ साफ दिख पा रहा है कि इस न्यूक्लियस से कितना चीज अटैच्ड है। सबसे पहले देखो, जो अटैचमेंट होता है उसके एकदम ठीक बीच में क्या होता है, न्यूक्लियोलस। बस। ये पूरा डायग्राम एक सेल का नहीं है, ये पूरा डायग्राम एक न्यूक्लियस का ही है। दिस होल डायग्राम इज ऑफ अ न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस का भी बीच का पार्ट कौन सा है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। ये पूरा डायग्राम एक न्यूक्लियस का है, न्यूक्लियस के बीच का पार्ट है ये कौन सा, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। दूसरा बात देखो, अभी हम तुमको न्यूक्लियर पोर्स दिखाए थे, याद आ रहा है? यस सर। देखो न्यूक्लियर Yes, पोर, sir. देखो यहाँ देखो, देख रहे हो न्यूक्लियर पोर, कॉम्प्लेक्स बस लिख दिया है, लेकिन ये देखो ये सब भी जो रेड वाला जहां जहां निकला हुआ है वो सब न्यूक्लियर पोर है। उस न्यूक्लियस में सबसे बीच में है न्यूक्लियोलस। बाकी चीज इतना डेप्थ है कि तुमको समझ में नहीं आएगा, ये तुम समझ सकते हो। नहीं RNP लिखा, हमको लगा RN है। ये देखो ट्रांसक्रिप्शन साइट, ये तुमको 12th में पढ़ना है, बेसिक आइडिया हम तुमको दे रहे हैं। डीएनए के फॉर्म में हमारे सेल में इंफॉर्मेशन होता है, डीएनए के फॉर्म में हमारे सेल में क्या होता है, फॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन। डीएनए से साइटोप्लाज्म में आता कैसे है, ये पोर के कारण। ठीक है, बट किसके थ्रू, कौन लेकर आता है, आरएनए। डीएनए का इंफॉर्मेशन साइटोप्लाज्म में लेकर कौन आता है, RNA। आरएनए। और फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है। कैसे बनता है आरएनए से प्रोटीन, ये हम आपको सिखा चुके हैं। कैसे बनता है जरा बताओ, बताओ। राइबोसोम से बनता है, इतना क्या राइबोसोम से सर। हाँ सर, राइबोसोम से बनता है। राइबोसोम से बनता है। राइबोसोम में क्रॉस करता है। हाँ, राइबोसोम से बनता है तुम्हारा प्रोटीन। तो देखो 3 लेवल पे 3 नाम होता है। सबसे पहले डीएनए, अगर डीएनए डिवाइड करता है तो उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। जब भी मान लो एक सेल से 2 सेल बनना है तो पहले डीएनए भी तो डिवाइड होगा ना। तो दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। क्या बोलते हैं इसको, वापस बोलो, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के, हाँ बोलो। डीएनए जब सेल सर बनता है तो सर वो ह्यूमन बॉडी में नहीं, मतलब कोई और जगह ना बनता है सर सेल। नहीं नहीं, हमारे बॉडी में ही बनता है। मतलब हमारे बॉडी में अगर एक सेल को 2 सेल में डिवाइड होना है तो हम लोग के बॉडी में भी होता है। बिल्कुल होता है। अभी तुमको हम एक झापड़ मारेंगे ना तो तुम्हारे गाल का कम से कम तो 1 लाख सेल मरेगा। तो क्या गाल खाली हो गया, वहां खोखला हो जाता है? नहीं, वहां फिर से नया सेल आ जाता है। समझे बात? तो ऐसा नहीं है, तुम कोई चीज पकड़ते हो तो पकड़ने में भी तुम्हारे हाथ तक कितना सेल डैमेज हो जाता होगा। तो ये कांस्टेंट प्रोसेस है, सेल साइकिल हमेशा ही चलता रहता है, ये रुकता नहीं है। हाँ, यहीं पे एक प्रॉब्लम भी है। अगर यही सेल साइकिल किसी तरीके से अनकंट्रोल्ड हो जाए तो एक बीमारी होता है, उसका नाम बताओगे कोई? उस बीमारी में क्या होता है सर? वही तो पूछ रहे हैं, उस बीमारी का नाम जरा कोई बताओ। नाम बताओ। कैंसर। कैंसर, दैट्स इट। अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ इज कॉल्ड कैंसर।
कैंसर और कुछ नहीं होता, सेल बस पगला जाता है, चुपचाप खाली डिवाइड करेगा, खाली डिवाइड करेगा, खाली डिवाइड करेगा, इतना डिवाइड करेगा कि सेल का मास क्रिएट कर देता है, बेकार सा मास। उसी को हम लोग बोलते हैं ट्यूमर। क्या बोलते हैं उसको? ट्यूमर। ट्यूमर। तो इट इज नथिंग न्यू। आगे सुनो। तो जब डीएनए डिवाइड कर रहा होता है तो उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। अच्छा, डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए के लिए हम एक और टर्म यूज किए थे, आरएनए इज फोटोकॉपी ऑफ डीएनए, याद आ रहा है? यस सर। यस सर। ये जो आरएनए है, डीएनए से आरएनए बनना इज ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बनना इज डीएनए से कि आरएनए से डीएनए बनता है नहीं, सर? डीएनए से आरएनए बनता है। आरएनए आता है सर तब ना डीएनए बनता है सर। हमारे में पहले से ये लाइफ का थ्योरी है। जब इवोल्यूशन हो रहा था ना तो पहले आरएनए बना था और उसके बाद डीएनए बना था। वो इवोल्यूशन के वक्त जब पहली बार सेल बन रहा था तब ऐसा हुआ था। बट एक बार जब डीएनए बन गया तो उसके बाद फिर पहले डीएनए उसके बाद आरएनए। कुछ वायरस ही ऐसा है जो इसको बोलते हैं रेट्रो वायरस, जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। जैसे कोरोना, कोरोना का जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए नहीं है, आरएनए है। वो आरएनए जब हमारे सेल में एंटर करता है तो उस आरएनए से डीएनए बनता है और इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। डीएनए से आरएनए बनना इज ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, और आरएनए से डीएनए बनना इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एक एंजाइम होता है, उसकी वजह से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है। आरएनए ज्यादा खतरनाक क्यों होता है सर, जैसे कोरोना वायरस मतलब? आरएनए इसलिए खतरनाक होता है क्योंकि वो स्टेबल नहीं है। आरएनए इज नॉट स्टेबल। आखिरकार हमारे जेनेटिक मटेरियल में आरएनए से डीएनए क्यों बना? इसीलिए क्योंकि डीएनए बहुत स्टेबल है। अगर डीएनए में कभी कोई गड़बड़ी हो जाए ना तो हमारे डीएनए में ये एबिलिटी है कि वो खुद से उस गड़बड़ी को चेक करेगा कि अच्छा यहाँ गड़बड़ी है, उसको सुधार देगा, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि आरएनए इज लेस स्टेबल देन डीएनए, और यहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। क्योंकि वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है, तो वो स्टेबल है क्या? नहीं। नहीं, मतलब वो बार बार चेंज होगा, और अगर वो बार बार चेंज होगा तो हमको नया नया म्यूटेंट मिलेगा। जैसा कि अभी सुन रहे होगे, कोरोना का नया म्यूटेंट आया, कोरोना का नया म्यूटेंट आया, फलाना ढिमकाना, सुने नया वेरिएंट आया, नया यस सर। वेरिएशन आया। यही इसी कारण से आता है, क्योंकि उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए। आरएनए। तो वो लगातार चेंज हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कोरोना लगातार बदल रहा है। अभी कोरोना लगातार बदल रहा है तो हमारा वैक्सीन, हमारा दवाई, फिर हमारा इम्यून सिस्टम का तैयारी सब कुछ फेल कर दे रहा है। वो हम तैयार थे तोप के लिए कि सामने वाला तोप लेकर आएगा और हम मिसाइल से हमला करेंगे, और सामने वाला मिसाइल चला दिया, तो जाहिर सी बात है बेमौत मरेंगे। वही बात होता है बार बार, जब भी कोरोना अपना रूप बदलेगा बेमौत मरेगा इंसान, और ये लगातार होगा। अभी दूर क्या, अभी कितना वेव और आएगा कोई नहीं जानता है। ये 3 वेव तो बस मजाक है, बोलने का तरीका। अभी बहुत वेव आएगा। वैक्सीनेशन में हम जितना समय देंगे उतना ज्यादा मौका मिलेगा इस वायरस को खुद को बदलने का, और जितना ज्यादा ये वायरस इन्फेक्शन करेगा उतना ज्यादा बार म्यूटेशन होगा, जितना ज्यादा म्यूटेशन होगा उतना ज्यादा वेरिएंट आएगा, और जितना वेरिएंट आएगा उतना ज्यादा फिर से इन्फेक्शन होगा। तो ये एक ऐसा साइकिल है जिसको रोकना ऑलमोस्ट नामुमकिन टाइप है इंडिया जैसे कंट्रीज में, क्योंकि आपको एक साथ इतना बड़े पॉपुलेशन को आप वैक्सीनेट कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, और नहीं कर सकते तो चेंज तो होगा। और एक भी नया वेरिएंट आ गया जो कि उस वैक्सीन को, उसके एबिलिटी को ब्रीच करके फिर भी इन्फेक्शन क्रिएट कर दे, पोस्ट वैक्सीनेशन इन्फेक्शन, तो जाहिर सी बात है कोविड फिर से फैल सकता है। वैक्सीन का कोई असर ही नहीं रहा तो फिर से कोरोना फैलेगा। यही होता है। समझे नहीं समझे? बहुत गंदी तरीके से। अभी तो सर नया ब्लैक फंगस। ये सब नया नहीं चीज है। कभी अपने घर का फ्रिज देखे हो? यस यस सर। सर। हाँ सर। फ्रिज में रबड़ होता है, देखिए उसके दरवाजे में, यस सर। यस सर। वो रबड़ पे देखना कहीं कहीं काला काला स्पॉट होगा, वो भी ब्लैक फंगस है। हाँ सर, वो भी ब्लैक फंगस होता है। हैं? हैं, ठीक है। और व्हाइट फंगस जो ब्रेड मोल्ड पे हो हाँ, जाता है। व्हाइट फंगस जो ब्रेड मॉल्ट होता है, सब बहुत कॉमन है। अंतर सिर्फ इतना है कि आप अपने बॉडी में अगर एक्सेसिव जिंक लीजिएगा, अक्सर यही हुआ ना, कोरोना से इतना डर गए कि जिंक खूब खा रहे थे। जितना जिंक खाओगे उतना ज्यादा येलो फंगस का खतरा। जितना ज्यादा एक ही मास्क 10 मास्क पहन लो, 20 मास्क पहन लो, जितना मास्क पहनोगे उतना ज्यादा तुम्हारा सांस तुम्हारे मास्क को भिगाएगा, है ना। जाहिर सा बात है ठंड के दिन में अगर मास्क नहीं होता है, या तुम क्या लगाते हैं ठंड के दिन में, कुछ पहनते हैं ना, मफलर, मफलर, टोपी। अगर नाक बांध ली तो देखते हो भाप और ज्यादा जमता है। यस सर। और मफलर नहीं रहा तो पता भी चलता है कि कुछ पानी निकला सांस से, नहीं पता चलता है। यही अभी होता है,
अभी गर्मी है तो नॉर्मली पता नहीं चलता, बट अगर आप एक मास्क पहने तो भी पता नहीं चलेगा, 2 पहने तो भी नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर 3-4 मास्क कोई लगाया, ट्रिपल मास्क लगा लिया, तो अब वो जो सांस है वो उस मास्क में सूखता है, उसका पानी सोख लेता है वो मास्क, और सोखता तो उसमें मॉइस्चर आ जाता है, और अगर मॉइस्चर आ गया तो आप फंगस को ग्रो करने के लिए इन्विटेशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अभी तो सर होशियार सब 2-3 मास्क पहन ही रहा है। बिल्कुल पहन रहा है। देखो कई बार वो जरूरी भी है, लेकिन अगर आप 3 मास्क लगा रहे हैं, 4 मास्क लगा रहे हैं, तो तुरंत चेंज कीजिए उसको, वो परमानेंट नहीं होना चाहिए। इफ यू आर यूजिंग मेनी मास्क तो माइंड इट इज नॉट परमानेंट। परमानेंट अगर हो गया तो फिर दिक्कत। अगर आप 3 मास्क लगा रहे हैं तो मास्क को फटाफट मान लो 1 दिन के बाद अगले दिन चेंज कर लो, तो जो भी फंगस के लिए इन्वायरमेंट बना होगा सब खत्म हो गया, आप धो दिए उसको डिटॉल में, धूप में सुखा दिए, सब खत्म हो गया, फिर से आप पहनिए 3 मास्क, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप 3-3 मास्क पहन रहे हैं, आप तो सोच रहे क्या, हाँ हाँ हम 3 मास्क लगा रहे हैं, ऊपर वाला मास्क में खाली कोरोना सटा होगा, बाकी दोनों मास्क तो मेरा सेफ है, बस गए। अरे वहां सेफ कोरोना एक तो मान लो कि नहीं है, मान भी लिया कि नहीं है, लेकिन मॉइस्चर तो है, फंगस तो हो ही सकता है ना, फंस जाता है आदमी। समझे? अभी भी समझे कि नहीं समझे? अच्छा समझना जरूरी भी था। सर, इसमें Yes, आँख sir. कैसे खराब हो जाता है सर ब्लैक फंगस से? ब्लैक फंगस ब्लड में बहुत तेजी से फैल रहा है और नर्वस सिस्टम को डैमेज कर दे रहा है। नर्वस सिस्टम पहले पहले वो आंख में गया, डैमेज किया, फिर ब्रेन तक चला गया, जहां ब्रेन तक गया तो कहानी खत्म। समझे बात? इसलिए आंख डैमेज हो रहा है। और कुछ? आँखों पे जी- वाह, अब भी सब ज्वाइन कर रहा है। अब हम क्लास एंड करने का सोचे तो ज्वाइनिंग आ रहा है। तो चलो थोड़ा न्यूक्लियस के बारे में जान लें। योर डिवाइस इज ओवरहीटिंग। गया मेरा मोबाइल, डिवाइस ही खराब है तुम्हारा, गेम खेलोगे ओवरहीट तो हो क्या गया। होगा? गेम कहाँ बउआ, तो ऑफलाइन में जिस दिन मिला उस दिन सबसे पहले तो पूछेंगे, फिर बात करेंगे। क्यों सर, क्या हो गया? 3 मिनट बचा है, स्टार्ट करें या छोड़ ही दें? 8 हैं रहने और हम लोग